Hello, good evening and welcome to all my viewers on my YouTube चैनल। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम फिर से एक बार सीटेट 2020 के लिए हिंदी शिक्षण शास्त्री मुद्दों पर आए हुए विगत वर्षों में प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसके कुछ प्रश्नों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम फिर से एक नए टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न सीटेट में पिछले विगत वर्षों में पूछे गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। उसके पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से, जो कि सीटेट से सितंबर 2014 में पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। ये जो प्रश्न हमारा है ये भाषा अधिगम एवं अर्जन से लिया गया है। इससे आए हुए जितने भी प्रश्न हैं उसको आज हमने लिया हुआ है अपने इस वीडियो में। तो आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न कहता है कि चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। चूँकि चॉम्स्की ने क्या कहा था? चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चों के अंदर जो भाषा होती है वो उसकी जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे जन्मजात ये क्षमता लेके आते हैं कि जिसके कारण वो भाषा सीख सकें। क्योंकि उनको कोई सिखाता नहीं है। बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले ध्वनि करता है। ध्वनि करने के साथ साथ जैसे जैसे दिन प्रतिदिन उसमें वृद्धि आती है, वो अपने आसपास अपने परिवेश के ध्वनियों का अनुकरण करता है और सीखने का प्रयास करता है। तो इसलिए ये सिद्ध है, ये कहा गया है, इसके बहुत से प्रयोग हो चुके हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो भाषा सीखने की क्षमता उसके अंदर जन्मजात होती है। तो चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन क्या कहता है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, तो होती है। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। जब सीमित की बात कर रहा है ये ऑप्शन, तो ये भी बिल्कुल गलत है। चौथा ऑप्शन है कि बच्चों को व्याकरण सिखाना ज़रूरी होता है, ये चॉम्स्की ने कहा। तो चॉम्स्की ने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि व्याकरण सिखाना केवल ज़रूरी है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये चॉम्स्की का कथन है। तो इसलिए हमारा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर पहला हो जाता है, यानी पहला ऑप्शन ही सबसे सटीक उत्तर इस प्रश्न के लिए है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो सीटेट सितंबर 2014 में ही पूछा गया है कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन है भाषा कक्षा का, दूसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला का, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक का और चौथा ऑप्शन है समाज का। तो भाषा की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व किसका है? भाषा कक्षा का महत्व तो है लेकिन सर्वाधिक नहीं है। भाषा प्रयोगशाला का, इसका भी महत्व है भाषा अर्जन की प्रक्रिया में, लेकिन सर्वाधिक नहीं है। पाठ्य पुस्तकों का भी महत्व है लेकिन सर्वाधिक नहीं है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व हमारे समाज का होता है। वह समाज का होता है जिसमें बालक जन्म लेता है और बड़ा होता है। तो समाज का सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। जिस प्रकार की समाज की बोली, भाषा इत्यादि गतिविधियां होंगी, बच्चा उन्हीं गतिविधियों को ग्रहण करता है। तो इसलिए भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में समाज का सर्वाधिक महत्व है। तो इसलिए आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाता है। पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। पिछली कक्षा में हमने बताया था कि जो सीटेट के जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें प्रश्नों को कम से कम 2 बार पढ़ना है और उनके ऑप्शन को भी 2 बार पढ़ना है तेज़ी के साथ।
कंसंट्रेट होके। क्योंकि इसके जो ऑप्शन होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन सही हैं, तो जब चारों ऑप्शन सही हैं उस कथन के लिए, उस प्रश्न के लिए, तो उत्तर कौन सा हम लें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसमें सटीक जो सबसे उचित जो हो उसी को हम आंसर मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो समाज है, जिसमें बच्चा भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में तेजी लाता है। आइए अब चलते हैं अपने नए प्रश्न की तरफ, जो कि सितंबर 2014 यानी उसी समय पूछा गया है। ये प्रश्न है कि भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया है। तो हम वाइगोत्स्की की बात कर लेते हैं। भाषा अर्जन में, भाषा अधिगम में वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाषा अधिगम यानी बच्चे की जो भाषा है, बच्चे की जो भाषा का विकास है, वो समाज के साथ अंतर संबंध का ही परिणाम है। यानी बच्चा समाज में जब अंतर संबंध करता है, बोल चाल करता है, अनुकरण करता है, तो उसका सर्वाधिक प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है और उसकी भाषा उसी प्रकार से विकसित हो जाती है। यानी बच्चे की भाषा की जो गुणवत्ता है वो उसके समाज पर निर्भर करती है। बच्चे का भाषिक परिवेश यदि अच्छा है, उपयुक्त है, तो बच्चे की जो भाषा होगी वो भी उपयुक्त और सर्वोत्कृष्ट होगी, यानी सर्वोच्च होगी, उत्कृष्ट होगी, ये हम कह सकते हैं। वाइगोत्स्की ने ये कहा था। तो वाइगोत्स्की ने भाषा अर्जित करने में किस पर अधिक बल दिया। तो इसमें हम चारों ऑप्शन को एक बार पढ़ लेते हैं। भाषा की पाठ्यपुस्तक पर नहीं, समाज में होने वाले भाषा के प्रयोगों पर, हाँ समाज की बात उन्होंने किया था। परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर नहीं, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर नहीं। क्योंकि समाज में सारी चीज़ें आ जाती हैं, परिवार भी आ जाता है, कक्षा भी आ जाती है, तो इसलिए समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों का सर्वाधिक प्रयोग बच्चे के भाषिक विकास पर पड़ता है, ऐसा वाइगोत्स्की का कहना था। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी भाषा ग्रहण करने में कौन सा कथन सत्य है। भाषा अर्जन अर्थात भाषा ग्रहण करना। पहला ऑप्शन है भाषा सीखना एक उद्देश्य है, होता है। दूसरा ऑप्शन है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। तीसरा ऑप्शन है भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। चौथा ऑप्शन है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, यानी बाधा उत्पन्न करता है। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो एक एक प्रश्न का हम विश्लेषण करते हैं क्रम से। पहला प्रश्न क्या है, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि भाषा सीखना एक उद्देश्य है। तो कभी भी उद्देश्य केवल नहीं है मात्र। दूसरा ऑप्शन क्या है कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, ये सही है। तीसरा है कि भाषा अर्जन करने में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, नहीं, बच्चे को भाषा अर्जन करने में बहुत अधिक प्रयास करना नहीं पड़ता है। चौथा ऑप्शन है कि भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, लेकिन सबसे उचित ऑप्शन इसमें दूसरा है कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक है। यानी बच्चे का समाज, बच्चे की संस्कृति और उसके आसपास रहने वाले लोगों का रहन सहन, बोली भाषा जैसी होगी, बच्चा वैसे ही अर्थ को ग्रहण करता है और ये प्रक्रिया स्वाभाविक है, इसमें उसे बताना नहीं पड़ता है। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है। क्या प्रश्न है कि विद्यालय के बाहर का जीवन अर्थात उसके गांव का जीवन, उसके शहर का जीवन, उसके परिवार का जीवन, और वहाँ से प्राप्त ज्ञान, वहाँ से वो जो अपना ज्ञान प्राप्त करता है अपनी इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। ऐसा क्यों है, उसके लिए चार ऑप्शन हैं।
पहला ऑप्शन कहता है कि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, ऐसा करने से मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, ज़रूर मिलता है लेकिन उसकी संस्कृति में नहीं मिलता है। तीसरा ऑप्शन है समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। चौथा है कि इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, तो केवल व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं प्राप्त होती। ऐसी स्थिति में विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव बच्चे के सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा इसलिए देता है क्योंकि ऐसा उसे समृद्ध भाषिक परिवेश मिलने के कारण होता है कि उसका ज्ञान और अनुभव दोनों उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। तो इसलिए हमारा सबसे सटीक आंसर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा समृद्ध भाषिक परिवेश। समृद्ध भाषिक परिवेश से आशय है कि वह परिवेश जहाँ पे भाषा का शुद्ध उच्चारण होता हो, भाषा में जितने भी नियम हैं यानी नियमबद्ध तरीके से भाषा बोली जाती हो, कभी भी अनुपयोगी भाषा का प्रयोग नहीं होता है, यानी एक आदर्श भाषा का जो परिवेश है वही क्या कहलाता है, समृद्ध भाषिक परिवेश। तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? जब बात आती है कि बच्चे के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका, यानी समाज शब्द जब जुड़ जाता है तो समाज की बात वाइगोत्स्की ने की थी, इसलिए यह विचार किसका हो जाता है, वाइगोत्स्की का हो जाता है, इसलिए ये उत्तर सही हो जाता है। चॉम्स्की ने क्या बताया था? चॉम्स्की ने बताया था कि बच्चे के अंदर भाषा अर्जन की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे और सबसे सटीक उत्तर किसका हो जाएगा, वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है भाषा का अस्तित्व एवं विकास ... के बाहर नहीं हो सकता, यानी इसमें हमको भरना है। हम इसलिए इस प्रश्न को ऐसे भी कह सकते हैं कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता। तो किसके के संबंध में चारों ऑप्शंस में हमें एक सटीक उत्तर लेना है। भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता, परिवार के बाहर, कि साहित्य के बाहर, कि समाज के बाहर, कि विद्यालय के बाहर। तो परिवार के बाहर भाषा का अस्तित्व एवं विकास नहीं हो सकता। अगर ऐसा हम कहते हैं तो परिवार के बाहर ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। दूसरा है साहित्य के बाहर, क्योंकि हमारा पूरा जीवन केवल साहित्य से नहीं जुड़ा है, बाहर की दुनिया से भी जुड़ा है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। और अब हम आते हैं तीसरे ऑप्शन पर, जो कि कहता है कि समाज के बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज से उसका हमेशा जुड़ाव रहा है और समाज के बिना वह अधूरा है। तो इसलिए भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। तो इसलिए ये हमारा उत्तर हो जाता है। विद्यालय क्या है, विद्यालय एक सीमित क्षेत्र है जिसके बाहर बालक अवश्य निकलता है, कुछ समय के लिए विद्यालय में अपना समय व्यतीत करता है, सीखने के लिए आता है। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 समाज। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा के सीखने में रुचि उत्पन्न करता है, भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर लेते हैं यानी कर सकते हैं। तीसरा है बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायता करता है। चौथा ऑप्शन है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है कि
प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है प्राथमिक स्तर। वह बच्चा जो यहाँ पे भाषा सीखने आया है वो किस स्तर का है, वो प्राथमिक स्तर का है। यानी बालक कहाँ का है, प्राथमिक स्तर का है, भाषा शिक्षण कर रहा है, यानी उसकी भाषा का शिक्षण शिक्षार्थी अध्यापक कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में पहला जो ऑप्शन है, सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा के सीखने में रुचि उत्पन्न करता है। दूसरा क्या कहता है, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे सटीक उत्तर ये हो जाएगा कि बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे समृद्ध भाषिक परिवेश की बात हो रही है। समृद्ध भाषिक परिवेश यानी हर तरीके से त्रुटि रहित ऐसा परिवेश जिसमें भाषा आदर्श रूप में बोली जाती हो, भाषा में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, कोई गंदी बात ना होती हो जो कि उसके भविष्य के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए और उसके समाज के लिए हानिकारक हो। तो इस प्रकार से बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। इसका आशय है कि यदि बच्चा गलत भी बोलता है और उसके समाज के लोग शुद्ध उच्चारण करते हैं, आदर्श वाचन करते हैं, तो वो अनुकरण विधि के द्वारा यानी अनुकरण करते करते अपनी भाषा में स्वतः सुधार कर सकता है। इसलिए सबसे सटीक आंसर ये दूसरा हो जाता है, पहला नहीं होगा। इसलिए क्योंकि सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ यानी बार बार आप उसको लगातार रोकेंगे, अनवरत अभ्यास कराएंगे तो उसमें रुचि उत्पन्न नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चे की भाषाई संकल्पना और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभास है। ये तो बिल्कुल गलत है। चौथा भी गलत है, क्योंकि जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान केवल विद्यालय में ही अर्जित नहीं करते बच्चे। तो हमारा ऑप्शन 2 यानी दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सटीक उत्तर को प्रदर्शित करता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, क्योंकि हम हर एक वीडियो में 10-10 प्रश्नों की बात करेंगे जो कि पिछले वर्ष पूछे गए हैं, विगत वर्षों में सीटेट में पूछे गए प्रश्नों के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो ये सीटेट 2016 का प्रश्न है। संज्ञान के स्तर पर विकसित किस अन्य भाषा में सरलता से अनुदित होती रहती है, यानी डॉट डॉट है, इसमें हमको भरना है। तो इसमें हम प्रश्न बना रहे हैं कि संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है क्या? ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसमें फिट बैठता है? संज्ञान के स्तर पर विकसित ज्ञान क्षमता अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है। दूसरा है व्याकरण क्षमता, तीसरा है तर्क क्षमता, चौथा है भाषा क्षमता। तो इसमें ज्ञान, तर्क, व्याकरण सभी भाषा क्षमता के अंतर्गत आती हैं, तो इसलिए ये सबसे शुद्ध उत्तर हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है। यहाँ अनुदित का मतलब ट्रांसफ़र होती रहती है, यानी बच्चे क्या करते हैं, अधिगम, अंतरण, एक छोटी सी सीखी हुई भाषा का प्रयोग, छोटे से सीखे हुए शब्द का प्रयोग आगे के ज्ञान अर्जन में प्रयोग में लाते हैं। तो यही क्या कहलाता है, अनुदित होती रहती है, यानी प्रदर्शित होती रहती है, दिखाई पड़ती है। तो ये इसका उत्तर हो जाता है। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में फिर से बचे हुए 10 प्रश्नों की, जो कि संबंधित होंगे भाषा अधिगम एवं अर्जन से, और वे प्रश्न सीटेट में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।